हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक पे कवर करेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि आपके डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। अभी एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाएंगे, अप्रैल से जुलाई के बीच में होते हैं मोस्टली। तो उन सभी में किस तरह के बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो पूरी वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें, बहुत मेहनत लगती है हर कंटेंट हमें आप तक पहुंचाने में, तो आप भी प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, पूछ रहे हैं आपसे कि जितने भी हमारी बॉडी में जितने भी सम टोटल होते हैं सारे ही केमिकल रिएक्शंस के, तो उन सभी के सम टोटल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है देखिए, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एम्फीबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए। तो मेटाबॉलिज्म कहा जाता है इन सभी केमिकल रिएक्शंस का अगर हम सम करें, सबको आपस में ऐड करें, तो उन सभी को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि टोटल सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। बात करें अगर हम देखें बच्चों एनाबॉलिज्म की, तो एनाबॉलिज्म एक तरह की कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है। मतलब जहाँ अगर कहीं भी कोई चीज़ बन रही है तो उसे बोला जाएगा सिंपल लैंग्वेज में एनाबॉलिज्म। अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, अगर हम बात करें तो ये एक तरह की क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है। अगर कहीं कोई भी चीज टूट रही है आपस में, अगर ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा, उस टूटने को, उस डिस्ट्रक्शन को कहा जाएगा कैटाबॉलिज्म। और ये जो आप देख रहे हैं एम्फीबॉलिज्म, ये दोनों का ही मिक्सचर होता है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों का ही मिक्सचर, जहां पर दोनों ही देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आउटकम्स दोनों ही आते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बच्चों ऑप्शन ए, मेटाबॉलिज्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अनएक्सेप्शनली, मतलब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए जिस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किस बेसिस पे, उनके रिस्पॉन्सिवनेस टू टच के बेस पे, उनका इंटरेक्शन जो होता है एनवायरनमेंट से और उनका प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, इसके बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन के बेस पे या ग्रोथ एंड मूवमेंट के बेस पे। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो देखिए जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सबसे बेसिक जो इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो क्या होता है, लिविंग थिंग्स जो है देखिए ये वो इंटरैक्ट करती हैं अपने आसपास के जितना भी इन्वायरमेंट होता है उनका, उन सभी से वो इंटरैक्ट करती हैं और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता ही आ रहा है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, अगर हम ग्रोथ एंड मूवमेंट की बात करें तो ग्रोथ तो देखिए नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे आप बात करें माउंटेन्स, तो आपने देखी होगी कि माउंटेन पहले छोटे होते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ होती रहती है समय के साथ साथ, तो वो नॉन लिविंग है बट स्टिल ग्रो कर रहा है। अगर हम रिस्पॉन्सिवनेस टू टच की बात करें तो जो पर्सन कोमा में है, अब देखिए वो टच को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बट वो तो लिविंग है। तो इसमें देखिए ये काउंटरएक्ट होती हैं दोनों स्टेटमेंट, हम लिविंग और नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिवनेस टू टच के बारे में भी, अगर लास्ट में बात करें रिप्रोडक्शन की, तो देखिए बहुत सारे हाइब्रिड्स जो बनाए जाते हैं, जेनेटिक हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं, जैसे म्यूल बनाया जाता है, हॉर्स और डंकी का, मेल ड्रोन होती है, मेल ड्रोन हनी बीज होती हैं, इनफर्टाइल कपल होते हैं, ये सारे लिविंग हैं बट ये रिप्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे काउंटरएक्ट करिए एक स्टेटमेंट है जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, वो है कि सारे ही लिविंग जितने भी बींग्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और प्रोग्रेसिवली इवॉल्व होते रहते हैं समय के साथ साथ। तो बच्चों आंसर था इसका ऑप्शन बी। ना देखिए आपको पिक करनी है क्या, किस ऑप्शन पे करेक्ट करना है। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग आपको बतानी है जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है देखिए बुक्स, माउंटेन, वैलीज एंड रिवर। आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन ए बुक्स। तो बुक्स क्या है देखिए, मैन मेड यानी मानव द्वारा निर्मित है, नॉन लिविंग थिंग मतलब इसमें कोई जान नहीं है। बात करें अगर हम माउंटेन्स की, वैलीज की एंड रिवर की, तो ये तीनों ही क्या है, ये नेचुरल थिंग्स हैं, ये आपको याद रखना है, नेचुरल है बट ये क्या है, नॉन लिविंग की कैटेगरी में आती है, इनमें कोई जान नहीं होती है बट ये नेचुरली क्योंकि आती है हमारे एनवायरनमेंट में, तो उनको नेचुरल नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है। ये अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे अच्छे से।
सो बच्चों देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए क्या पूछा है कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो कि अपने घर में रैट रखना चाहता है पेट की तरह, बट वो नेक्स्ट डे उठ के देखता है कि अब रैट जो है वो मर चुका है। तो क्या रीज़न हो सकता है उसकी डेथ का? ऑप्शन है कि देखिए उसको प्रॉपर एयर नहीं मिली ब्रीथ करने के लिए उस केज में। ऑप्शन बी है स्पेस नहीं मिला उसको मूव करने के लिए। ऑप्शन सी है कि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाई, जैसे कि वो ग्रो नहीं हो पाया और मर गया। ऑप्शन डी है कि उसको फूड नहीं मिल पाए इसलिए उसकी डेथ हो गई। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए। देखिए हम सभी को एयर की ज़रूरत पड़ती है ब्रीथ करने के लिए, और ऐसे ही सारे जो जानवर होते हैं उनको भी एयर की ज़रूरत पड़ती है ब्रीथ करने के लिए। तो रैट सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ लेक ऑफ एयर था उस केज, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोज्ड केज था, केज पूरा बंद था, तो उसको एयर नहीं मिल पाई जिसकी वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई। बाकी सारी चीज़ों के बिना भी देखिए, स्पेस के बिना भी वो रह सकता है, सनलाइट के बिना भी रह सकता है, फूड के बिना भी थोड़े दिन वो सर्वाइव कर सकता है, बट एयर के बिना तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आंसर था इसका ऑप्शन ए। फिर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान से देखना है। स्टेटमेंट ए दी गई है, देखिए नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। स्टेटमेंट बी है लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल। अब ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो देखिए ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हैं। आंसर बच्चों देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है। किस तरह से ट्रू हम हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए नेचुरल थिंग्स जो है वो लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। अगर हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो देखिए ये स्टोन्स आते हैं, क्लाउड्स, कॉमेट्स, रिवर, ड्रॉप ऑफ वाटर, ये सारे क्या है नॉन लिविंग है, इनमें कोई जान नहीं है, बट ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, नेचुरली हमें मिलते हैं, इसलिए आए नेचुरल नॉन लिविंग की कैटेगरी में। अगर हम बात करें नेचुरल लिविंग थिंग्स की तो हम सभी नेचुरल हैं, हम सभी लिविंग थिंग्स हैं, सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, ह्यूमन बींग्स, सी क्रिएचर, इंसेक्ट, हम सभी नेचुरल लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, सन एसेंशियल है प्लांट्स के लिए, क्योंकि सन प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वाटर, रूट, फूड या एनर्जी। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी। तो जैसे कि सभी को पता है कि सन जो है ये पूरा ही सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी पूरी अर्थ के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो जिंदा रह पा रही हैं क्योंकि सन लाइट हमारी अर्थ पे आती है, और जिसके कारण सारी ही प्रोसेस जो है वो चलती रहती हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स को भी सनलाइट के थ्रू एनर्जी मिलती है, जिसके थ्रू बहुत सारी प्रोसेस जैसे फूड बनाना, प्लांट का खुद ही सर्वाइव करना, और बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स के अंदर भी होती हैं। रूट्स का क्या रोल होता है? देखिए रूट्स जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल में उनको प्लांट्स तक पहुंचाता है और अच्छे से मिनरल्स प्रोवाइड करता है ताकि प्लांट जो है वो अच्छे से काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछ रहे हैं आपसे कि बडिंग ऑब्जर्व की जाती है इनमें से किस में? प्लानेरिया, अमीबा, प्रोटोनिमा या यीस्ट? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी। बडिंग जो है एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जो कि यीस्ट में ऑब्जर्व की जाती है। क्या होता है इसमें? देखिए ये यीस्ट की एक सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। थोड़े समय के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक छोटी सी बड फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप बड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बड अब थोड़े और दिनों के बाद एक तरह से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में चली जाती है, जहां ये अलग होना शुरू कर देती है अपने पेरेंट से, और फिर थोड़े टाइम के बाद ये पूरी ही तरह सेपरेट होकर एक डॉटर यीस्ट बना देती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? यीस्ट में। यहाँ पर आपको यही बताया गया। देखिए बात करेंगे प्लानेरिया की, तो इनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है? देखिए इसमें रीजेनरेशन प्रोसेस के थ्रू मल्टीप्लाई होती हैं सेल्स। अमीबा की अगर बात करें तो अमीबा में बाइनरी फिजन के थ्रू सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं, और प्रोटोनिमा में अगर बात करें तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये तीनों का ही एक तरह से आपको किस तरह से सेल मल्टीप्लाई होती हैं वो प्रोसेस पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए एक स्टेटमेंट आपको दी गई है यहाँ पर और आपसे ट्रू या फॉल्स पूछ रहे हैं उस स्टेटमेंट का। क्या स्टेटमेंट है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी होते ही होते हैं मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो ये ट्रू है या फॉल्स है बच्चों? आंसर है इसका ऑप्शन बी। ये बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है। जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अब अपने एक एक्सटेंट तक ग्रो होते हैं और रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी प्रोजनी, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते ही हैं। अब ये जो ग्रोथ है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही हो सकती है, जैसे कि हमने देखा था लिविंग में हम सब आ गए, प्लांट्स एनिमल्स आ गए। नॉन लिविंग में हमने माउंटेन का एग्जाम्पल देखा था कि माउंटेन्स भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो ये था देखिए बच्चों इसका आंसर ऑप्शन बी ट्रू। देखिए आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है, एक तरह से फुल फॉर्म पूछी है आपसे ICBN की। अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हैं बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन डी। ICBN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में इसमें जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी के नॉमेनक्लेचर को डिफाइन किए गए, उन सभी के नॉमेनक्लेचर को लिखा जाता है ताकि आगे आने वाली सारी ही जितनी भी जनरेशन है वो सबके बारे में जान पाए, पढ़ पाए, के बारे में रिसर्च वगैरह में काफ़ी हेल्प हो। अगर हम बात करें देखिए ICZN की, ICZN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें सारे ही नॉमेनक्लेचर लिखे हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जो कि स्टडी किए गए हैं उन सब के बारे में लिखा है। तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की, ICBN एंड ICZN। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए इनमें से कौन से पैथोजन की वजह से होती है निमोनिया डिसीज? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, साल्मोनेला थाइफी, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा पूछा है आपसे, या लास्ट में है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होती है क्या कौन सी डिसीज? तो निमोनिया डिसीज होती है, जैसे कि इसके नाम में ही आपको दिख रहा है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है ये इस तरह का होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लेंसेट शेप बैक्टीरियम होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम के कैटेगरी में आता है, जो कि स्टेन हो जाता है, जो क्रिस्टल वॉलेट स्टेन होती है उनसे इनकी स्टेनिंग आराम से हो जाती है। ये किस तरह की डिसीज करता है? तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जैसी डिसीज जो है इनकी इन तरह के पैथोजेंस की वजह से होती है। अगर हम बात करें साल्मोनेला थाइफी की, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? थाइफॉइड फीवर करने के लिए। मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा की अगर बात करें तो इसकी एक वजह से होता है इन्फ्लुएंजा जैसी कंडीशन, जैसी डिसीज। और बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस की वजह से क्या होती है? वूफिंग कफ जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो आपको सभी याद रखना है बच्चों, कोई भी ऑप्शन जो है वो आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आई होप बच्चों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग सब अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बच्चों ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।